हेलो फ्रेंड्स, जय जोहार। मैं अंकिता आप सबका आपके चैनल में वेलकम करती हूँ। जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है सीरीज़, तो उसका आज मैं एक नया टॉपिक लेके आप सबके सामने हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में इसका क्या प्रभाव होता है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। विभिन्न तत्वों पे इसका क्या प्रभाव होता है, ये भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। तो परिभाषा पहला पॉइंट है ना, तो परिभाषा क्या है इसका? गैसीय अवस्था में किसी स्वतंत्र परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। हम जानते हैं कि जो सभी तत्व होते हैं वो मुख्यतः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं ना। तो गैसीय अवस्था में किसी स्वतंत्र परमाणु से, स्वतंत्र परमाणु कहने का मतलब कि ऐसा परमाणु जो किसी अन्य तत्व के परमाणु से संबंधित ना हो, उससे जुड़ा हुआ ना हो, वो स्वतंत्र हो अपने आप में, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये कोई परमाणु है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो बाहरी कक्षक है, बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए हमें उस पर कुछ ऊर्जा लगानी होगी, उसको उस परमाणु पे कुछ ऊर्जा ऐड करना होगा जिससे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो ऊर्जा हम ऐड करेंगे वही ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, इसकी इकाई किलो जूल मोल इनवर्स है। आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाते हैं। इसको आयनन विभव, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, ये सब कहते हैं ना, सब एक ही है। आयनन ऊर्जा को ही ये सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ें कहा जाता है। अब प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रथम आयनन विभव कहलाता है। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आयनन ऊर्जा होगी। जैसे कि यहाँ हमने देखा था कि ये कोई परमाणु है, परमाणु पे नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो बाहरी कक्षक है वहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें उस परमाणु को जितनी ऊर्जा देनी होगी वो प्रथम आयनन ऊर्जा होगी। इसी प्रकार अब दूसरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमको उसको ऊर्जा देनी होगी, तो वो द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी। फिर तृतीय, चतुर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो तृतीय और चतुर्थ आयनन ऊर्जा होगी। आगे देखते हैं हम, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है परमाणु का आकार। क्या लिखा है? जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम होता जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने देखा था कि कोई भी परमाणु है तो नाभिक होता है, तो नाभिक से परमाणु की दूरी कितनी है उस पर निर्भर करता है कि उसका आकर्षण कितना होगा। नाभिक से दूरी जितनी ज़्यादा होगी आकर्षण उतना ही कम होता जाएगा, और नाभिक से दूरी जितनी मतलब नाभिक से जितनी दूरी कम होगी वो उसका आकर्षण, दोनों के मध्य, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण है वो अधिक होगा। तो परमाणु का आकार अगर छोटा है तो नाभिक से दूरी कम होगी, अगर परमाणु का आकार बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी अधिक होगी। तो जो अधिक होगी तो वहाँ आकर्षण कम होगा, आकर्षण कम होने से उसको बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो भी कम होगी। तो आयनन ऊर्जा वही है, तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। नाभिक का आकार अगर बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, नाभिक का आकार अगर छोटा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। फिर दूसरा है पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक। ये ऑर्बिटल्स अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, हमने देखा था कि पहले हमने देखा था अपने वीडियोस में ही कि वो जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अपेक्षाकृत
अब अधिक स्थायी होते हैं। जो बाकी तत्व होते हैं उनकी अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। तो स्थायी तत्वों में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा भी अधिक लगेगी, तो इनके लिए आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। थर्ड, नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन उतना ही कठिन हो जाता है, अतः आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, नाभिक का आवेश जितना अधिक होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा देनी होगी, जिससे आयनन विभव का मान बढ़ता जाएगा। परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल अधिक व नाभिक से दूर स्थित इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल कम होता है। यह कमी अंदर के इलेक्ट्रॉन के शील्ड की तरह व्यवहार करने के कारण होता है। आकर्षण कम होने से आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। बोलने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण बल अधिक होता है। अभी मैंने बताया कि परमाणु में नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका आकर्षण नाभिक से अधिक होता है, जबकि जो नाभिक से दूर स्थित हैं परमाणु पे इलेक्ट्रॉन, तो उनका आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम होता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि जो पास में स्थित है, नाभिक के पास में जो इलेक्ट्रॉन स्थित हैं वो एक शील्ड की तरह व्यवहार कर लेते हैं, एक परिरक्षण क्षेत्र का निर्माण कर लेते हैं, जिससे आकर्षण बल उनमें ज़्यादा होता है और जो दूर होते हैं उनमें कम हो जाता है अपने आप। तो इस प्रभाव के कारण भी जो नाभिक बाहर होते हैं, परिरक्षण प्रभाव से बाहर होते हैं, तो उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होता है, तो उनके लिए आयनन विभव का मान कम होता है। यही बोलना है इसका। तो ये हमने देखा प्रभावित करने वाले कारक, 4 प्रभावित करने वाले कारक हैं इसको, तो ये चारों हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ये मुख्य हैं, 1-2 और मैंने देखे थे लेकिन वो मुझे मुख्य नहीं लगा तो मैंने नहीं लिखा उसको ना। तो आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं कि आवर्त सारणी में इसका क्या महत्व है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान नाभिकीय आवेश के प्रभाव के कारण बढ़ता जाता है। हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो जो नाभिकीय आवेश है उसका मान बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश है उसका मान प्रभावित होता है, इसलिए उसका जो आयनन विभव है उसका मान बढ़ता जाता है। मतलब सोडियम से लेके इधर ऑर्गन क्रिप्टॉन तक, तो इधर जो आयनन विभव है उसका मान बढ़ता जाता है। वैसे ही वर्ग के लिए, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ने के कारण परिरक्षण प्रभाव देखा जाता है, अतः आयनन विभव का मान कम होता जाता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर, हाइड्रोजन से नीचे रेडियम साइड की ओर आते हैं तो हम देखते हैं कि जो कक्षकों का, ऑर्बिटल्स का जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं जिससे ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती जाती है। तो ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात जो ऊपर से नीचे हम आते जाते हैं तो आयनन विभव का मान कम होता जाता है, इसीलिए कहा गया है। फिर अब हमने देख लिया कि प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं और आवर्त सारणी में इसका क्या महत्व है। अब हमको देखना है अनुप्रयोग। आयनन विभव जो गुण है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या उपयोग होता है। अनुप्रयोग उसका फर्स्ट अनुप्रयोग है, वे तत्व जिनकी आयनन ऊर्जा कम होती है आयनिक बंध बनाते हैं और जिनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है वे सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो हम इजीली बोल सकते हैं किसी तत्व का, अगर हमको पता है कि वो आयनिक बंध बना रहा है या सहसंयोजक बंध बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी आयनन ऊर्जा कम होगी या इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी करके। सेकंड है, जिन तत्वों के लिए आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है
उनके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, और वे जिनके लिए आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है वे उनके हाइड्रोक्साइड कम क्षारीय होते हैं। थर्ड नंबर है, जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्रबल अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा मतलब कि इजीली वो इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो उनका आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा, और यही गुण क्या प्रबल अपचायक गुण कहलाता है। प्रबल अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना अपचायक गुण है। फिर फोर्थ नंबर है, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाता है। इन तत्वों के आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, वे धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, तथा जिनका अधिक होता है वे आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब बाएं से दाएं की ओर जाने पर हम देख रहे थे यहाँ पे कि बाएं से दाएं की ओर जाने पर जो आयनन विभव है उसका मान बढ़ता जाता है करके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जिन तत्वों के आयनन ऊर्जा का मान कम होता है वो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, और जिनके लिए अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला लिखा है, जिन तत्वों की आयनन एंथैल्पी कम होती है वे अधिक अभिक्रियाशील व जिनकी अधिक होती है वे कम अभिक्रियाशील होते हैं। आप खुद ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो अधिक क्रियाशील होंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो तत्व कम क्रियाशील होंगे। सीधी सी बात, लॉजिक है ये। आवर्त में क्षारीय धातु सर्वाधिक क्रियाशील और अक्रिय गैस अक्रियाशील होते हैं। निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, जो हीलियम नियॉन वाला आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, वो वाला लाइन है ना, वो अक्रिय गैस कहलाता है। निष्क्रिय गैस कहलाता है तो वो अक्रियाशील होते हैं। जबकि इधर देखा जाए सोडियम, लिथियम, ये सब चीज़ें ये सब अधिक क्रियाशील होती हैं, अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होती हैं। तो ये सब हैं क्या, प्रबल क्षारीय, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, और अक्रिय गैस कम क्रियाशील होते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था कि क्या होता है आयनन ऊर्जा, आयनन विभव। अब एग्ज़ाम के बिहाफ में हमको कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हुए हैं, तो मैं उनके आंसर्स आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों? नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो नाइट्रोजन का आयनन विभव कम होता है, लेकिन नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्यों होता है? तो इसका कारण हम देखते हैं नीचे आंसर में। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p3 इसका होता है नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। तो हम नाइट्रोजन का क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन में अर्धपूरित p ऑर्बिटल पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं p3 है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए p ऑर्बिटल को कंप्लीट होने के लिए, पूर्ण पूरित होने के लिए, लेकिन अर्धपूरित है ये, 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि जो अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित दोनों कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं, तो इसलिए जो अर्धपूरित है तो वो अधिक स्थायी है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यही चीज़ लिखा होगा। नाइट्रोजन में अर्धपूरित p ऑर्बिटल पाए जाते हैं जो अधिक स्थायी होते हैं, अतः प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि ऑक्सीजन में p4 विन्यास होने के कारण आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अर्धपूरित p ऑर्बिटल बना लेता है। अतः नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है। समझ रहे हैं? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक अगर निकाल देते हैं हाँ, तो वो 3 हो जाएंगे। तो p को अर्धपूरित होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो ये अर्धपूरित हो जाएगा, इसलिए स्थायी हो जाएगा। तो प्रत्येक जो तत्व हैं वो स्थायित्व ग्रहण करने की कोशिश करते ही हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली त्याग देगा, आसानी से त्याग देगा, तो इसकी जो आयनन ऊर्जा है वो कम होगी और इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी।
वहीं अगर हम, ये तो हुई प्रथम आयनन ऊर्जा की बात। अब अगर द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करते हैं हम, तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास पहले 7 थे, अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गए और ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन बच गए तो पी कक्षक जो है वो अर्धपूरित हो गया, और नाइट्रोजन के लिए जो 6 इलेक्ट्रॉन बच गए तो जो पी है वो अपूर्ण हो गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह गए, अपूर्ण हो गया। तो अपूर्ण हो गया, पूर्णता प्राप्त करना है, इसको करने की कोशिश करेगा ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ईजिली त्याग देगा, और जबकि ये जो अर्धपूरित है वो अर्धपूरित ही रहना चाहेगा, मतलब आयनन ऊर्जा इसकी बढ़ जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जो ऊर्जा है वो अधिक ऊर्जा देनी होगी हमें। तो जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है वो ऑक्सीजन की अधिक होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे उसको मैंने समीकरण में बता दिया है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, उसको ऊर्जा दी गई तो उसको 6 इलेक्ट्रॉन बचे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये ऊर्जा ही क्या है? आयनन ऊर्जा है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा दी गई उसको तो ऑक्सीजन 7 हो गया और धनायन बनाया और ऋणायन बाहर निकाल दिया। तो ये जो ऊर्जा दी गई वो आयनन ऊर्जा है, प्रथम आयनन ऊर्जा दोनों के लिए। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा Mg और Al का। मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा एल्यूमिनियम से अधिक होती है, क्यों? तो सबसे पहले मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका Mg का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3s में जा रहा है, 3s कक्षक में, 3s ऑर्बिटल में जा रहा है, और एल्यूमिनियम का p में जा रहा है, 3p में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पूर्ण पूरित है जबकि ये अपूर्ण है। तो अपूर्ण को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि ये पूर्ण पूरित है तो उसको निकालने, वहाँ से ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए आप अब पहले जो बताया मैंने, तो उसको देख के आप इजीली अपने से लिख सकते हैं कि Mg के लिए क्यों अधिक चाहिए और Al के लिए आयनन ऊर्जा क्यों कम चाहिए। फिर भी देख लीजिए यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी हुई है जो समझाई। फिर अगला देखते हैं बेरिलियम तथा बोरॉन। तो बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरॉन से अधिक होती है, क्यों? तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो ये ऐसा बनेगा 1s2 2s2, जबकि बोरॉन का 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे फिर से अपूर्ण इलेक्ट्रॉन है p में, तो इसको इजीली निकाल सकते हैं, कम ऊर्जा दे के भी हम निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे पूर्ण पूरित है, 2s कक्षक जो है वो पूर्ण पूरित है। पूर्ण पूरित से हम 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा देनी होती है ना, तो इसलिए यहाँ जो बेरिलियम है वहाँ आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है और बोरॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा कम होती है। जो पहला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला बताया ना, उसी पैटर्न से आप लोग ये दोनों को लिख लीजिएगा। होप आप लोग को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को कहीं पे समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछिए, अगर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।